प्रणाम स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम को निकालने के तीन मेथड हमने देखे थे। पहला कौन सा था? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा था इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिर्फ इनकम मेथड के ऊपर। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकाला जाता है नेशनल इनकम, वो चीज डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं इनकम मेथड। अब इनकम मेथड होता क्या है कि देखो, हमको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट? क्या कह रहा हूं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी हाउस होल्ड, ठीक है, और किसी भी फर्म का रिलेशन ही कुछ इस प्रकार से होता है। हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है ये चार चीज। लैंड प्रोवाइड करेगा, लेबर प्रोवाइड करेगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा और इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा। इसके बदले फर्म को, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भैया किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, ये चार चीजें तो लगेगी ही लगेगी। फिर आता है फैक्टर ऑफ कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसे बोलते हैं। अब अगर हाउस होल्ड ने फर्म को ये सब चीज दिया तो बदले में फर्म को भी तो कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा ना। वो क्या? लैंड के बदले में देना पड़ता है फर्म को। पेमेंट ट्रांसफर होते हैं, फर्म अब पेमेंट ट्रांसफर करे किसका? हाउस को। तो लैंड के बदले रेंट देना पड़ता है हाउस होल्ड को। लेबर के बदले देना पड़ता है क्या? वेजेस। कैपिटल के बदले में देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और कैपिटल याद रखना, यहाँ पर फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है, इनकम वाले या रुपये की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुछ मशीन मशीनरी होगी, दैट इज। और एंटरप्रेन्योर के बदले उसको प्रॉफिट देना पड़ता है। इसी जो ये चार चीज हैं, क्या कह रहा हूँ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और ये जो इनकम जनरेट हुआ है, और ये सबका अगर इंडिविजुअल में प्लस कर दूं जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां से निकलेगा हमारा नेशनल इनकम। समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट? तो देखिए क्या लिखा है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमको पता है नेट का मतलब क्या है। नेट होता है ग्रॉस माइनस का डेप्रिसिएशन। व्हाट? नेट मतलब क्या? ग्रॉस माइनस का डेप्रिसिएशन हमारा नेट होता है। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो कैसा निकलेगा? अगर हम ऐड करते हैं तीन चीज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या क्या दिया गया एम्प्लॉयर ने, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस चलाने के लिए क्या क्या लगा था, और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ टू सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो ऐड करते हैं तो हमारा निकलेगा इनकम मेथड से। तो आइए इसको समझिए। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इनकम मेथड के तीन कंपोनेंट याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। इनकम मेथड के तीन कंपोनेंट, पहला होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। आपके यहाँ पर उस फर्म में जो भी काम कर रहा होगा, जो भी लेबर काम कर रहा होगा, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, उसको कुछ कंपनसेट पैसा देना पड़ता है ना। वो क्या क्या है? वेजेस देना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है, वो एम्प्लॉय को और क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि पीएफ। पीएफ जैसे आप जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा कि पीएफ कटता है, या आपके मम्मी पापा जॉब करते होंगे तो पीएफ कटता है। तो वो कौन देता है? वो एम्प्लॉयर देता है। किसको? एम्प्लॉय को। और कुछ पैसा गवर्नमेंट भी मिलाती है, ठीक है मैडम। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो एम्प्लॉय टू इसमें, कि जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस है, नितिन सिंघानी के बुक में अच्छे से दे रखा है डियरनेस अलाउंसेस। तो वो भी हमारा क्या होगा? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ऐड ऑन होगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेट करने के लिए क्या क्या लगा? पहला लगा हुआ रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। RIP, रिप, ऐसे याद कर लो, रिप। ऑपरेट चलाने के लिए रिप। तो रेंट, रेंट लगा हमको पता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे? कैपिटल पे लगता है। रॉयल्टी है, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो को पता होगा, एंटरप्रेन्योर से उनके बदले हमको प्रॉफिट देना पड़ता है, फर्म को देना पड़ता है, हाउस होल्ड को। रॉयल्टी क्या होती है? एक एक एग्जांपल देखते हैं बुक का।
हम जानते हैं बुक, एक पब्लिशर होता है, एक ऑथर होता है, दो वर्ड आते हैं, एक पब्लिशर और एक ऑथर। ऑथर यानी कि मैं ऑथर है, मैंने बुक लिख दिया, ठीक है। अब उस बुक को मैं पब्लिशर के पास ले जाऊंगा, एक काम करो भाई, देख मेरे पास पैसा तो है नहीं कि छापने के लिए या इसको चलाने के लिए, तो पब्लिशर के पास क्या होता है कि प्रिंटिंग मैं कर दूंगा, पूरा मशीनरी मेरा लगेगा, सारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हर एक चीज मेरा लगेगा। बदले में हर एक बुक, अब देखो लिखी आपने है, तो देखो हर एक बुक पे कुछ परसेंटेज या तो मैं प्रॉफिट बोलूं या उसको रॉयल्टी बोलूं, तो मैं आपको उस परसेंटेज पे आपको मैं दे दूंगा ऑथर को। तो इसको बोलते हैं रॉयल्टी, ट्रांसफर करना, ठीक है। इंक्लूडिंग रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड भी होता है। अब देखो कोई कंपनी है जब प्रॉफिट करेगी, जैसे इसी के कंपनी, जब कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे कि मैं लेता हूँ वेदांता या हिंदुस्तान जिंक, अच्छा बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, वेदांता या हिंदुस्तान जिंक। सबसे अच्छा वेदांता का शेयर है 400 का, लमसम इतना ही होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है, 400 का है, उसका 400 का शेयर है। तो जो जो शेयर होल्डर है, तो हर एक शेयर पे क्या करती है कि क्वार्टरली वो रिजल्ट, क्वार्टरली क्या करती है कि डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 10 रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया या 5 रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया। डिविडेंड होता है प्रॉफिट, जब कंपनी 6 महीने के या साल भर के बाद अगर कुछ प्रॉफिट अर्न करती है, तो शेयर होल्डर को उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो वो होता है डिविडेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब तीसरा आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि मी एज अ एंटरप्रेन्योर, मी एज अ फाइनेंसर, मी एज अ लॉयर, मी एज अ मेडिकल कंसल्टेंट या डेंटिस्ट। तो क्या जो भी मैं एज ए मेडिकल के तौर पे कहा, मैंने अपने यहाँ एक लीगल कोई प्रैक्टिस खोला है या मेडिकल की दुकान खोली है, तो मैंने क्या करा, या एज ए डॉक्टर हूँ, तो मैंने जो भी अपना शॉप खोला है, तो मैं वहां पर खुद जाता हूँ और अर्न करता हूँ, खुद को पेड करता हूँ, मैं किसी के अंडर किसी के नौकर नहीं हूँ, मैं खुद को पेड कर रहा हूँ एक तरह से। मैं जा रहा हूँ या मेरी परचून की दुकान है, मैं शटर को उठा रहा हूँ फिर उसको गिरा रहा हूँ, तो भैया मैं खुद को पे कर रहा हूँ। तो इससे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। दो वर्ड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, वो अलग कॉन्सेप्ट है। सेल्फ एम्प्लॉयड मैं खुद को पे करता हूँ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एनडीपी इन सबका अगर प्लस कर देता हूँ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को एड ऑन कर देता हूं, तो हमारा निकलेगा एनडीपी एट द फैक्टर कोस्ट। क्या निकलेगा बेटा? एनडीपी एट द फैक्टर कोस्ट निकल जाएगा। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आई होप थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। कुल मिला के एक तरह से रट्टा मारना है। क्या क्या रट्टा मारना है? एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट में निकलता है, तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, और यहां पर याद रखना एम्प्लॉयर एज कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिफरेंस पता होगा, एम्प्लॉयर होता है जो मालिक होता है उसको बोलते हैं, और एम्प्लॉय जो जॉब करता है उसको बोलते हैं। पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन किसको दिया गया? एम्प्लॉय को दिया गया। कंपनसेशन किसको दिया गया? एम्प्लॉय को दिया गया। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो एक कॉन्सेप्ट और देखो, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज ऐड होगी और कौन कौन सी चीज नहीं ऐड होगी, वो चीज जानो। कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर ऑन सेल प्रोसीड ऑफ इवन सेकेंड हैंड गुड। कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर, मान लेते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ रहे हैं ना, 10,000 का मोबाइल है, अब मुझे बेचना है, तो मुझे कोई बायर नहीं दिख रहा कि जो उसको खरीदना चाहे, तो मैं एक ब्रोकर के पास गया और ब्रोकर ने क्या करा, उसको किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया 8,000 रुपये में, 6,000 रुपये में, जो भी, और बदले में कुछ उसने कमीशन रख लिया। तो वो बंदा काम कर रहा है ना अपना, उसने एक सर्विसेज प्रोवाइड करी है ना, मेरे और बायर, सेलर, मैं सेल कर रहा हूँ, सेलर और बायर के बीच में एक, और जो ब्रोकर है वो बीच में काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। यहाँ पर प्रोडक्टिव वर्क की बात हो रही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन इज आल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर मैं मान लो ये पौधा है, और ऐसे मैंने कई सारे प्लांट लगाए, और इस प्लांट के लगने के बाद कई सारे ऐसे कुछ प्लांट लगाए और कुछ और भी प्लांट लगाए, उससे जो भी फूल आ रहा है, जो भी अगर
कुछ अर्न हो रहा है, तो वो भी मैं उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। उसकी जो मॉनेटरी टर्म में जो वैल्यू होगी वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। कुल मिला के जीडीपी को बड़ा चढ़ा के दिखाना होता है तो ये चीज इंक्लूड करी जाती है। एक और आता है यहाँ पर, एक और वर्ड है रेंट का। जैसे कि मानो रेंट है, ठीक है। अब मैं अपने घर में ऐसे रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, अगर मैं, मेरा मानो घर है 50 लाख का, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। 50 लाख का घर है। मैं महीने का, अगर मैं कोई और आके रहता है इस जगह, तो वो महीने का देता 10,000 रुपए। तो जो 10,000 दे रहा है, तो वो जो इनकम है वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। अब मेरा ही घर है, तो मैं 10,000 अपने आप को दे रहा एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 10,000 नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि कुल मिला के जीडीपी को बड़ा चढ़ा कर दिखाना होता है। समझ में आई मेरी बात के नहीं? अब आते हैं, आइटम्स नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। कुछ चीजें नेशनल इनकम में नहीं काउंट होती। पहला, विंडफुल गेन। अक्षय कुमार आया मेरे पास, कहा 21 दिन में पैसा डबल आशीष सर। तो मैंने कहा ठीक है, तो भैया मुझे 21 दिन बाद मुझे, मैंने 1,000 रुपये लगाए, तो उसने बोला कि 100 करोड़ रुपए मिल जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं जीत जाता, तो जो पैसा आया वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, बट वो टैक्सेसेबल होगा। इस बात पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट इससे आता है। अगर विंडफुल गेन में वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, बट वो टैक्सेसेबल होता है। डेथ ड्यूटी, ये नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। ट्रांसफर रिसिप्ट, मैंने किसी को ट्रांसफर करा। अब इंडिया में लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजेक्शन होता है पर डे, तो क्या वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा होगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड हुई है? नहीं, तो ये नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड, मान लेते हैं, जैसे मैंने 10,000 का एग्जांपल दिया। अब 10,000 का जो ये मोबाइल था, ठीक है, उस मोबाइल को मैंने 5,000 में बेचा, ठीक है। अब दूसरे बंदे ने जो खरीदा है, अब 5,000 का जो, अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया है, क्या ये दोबारा ये 5,000 इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका था वैल्यू इसका। जब जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, ऑलरेडी यहाँ पर इसमें वैल्यू इंक्लूड हो गई थी। ये मार्केट में आया 10,000 रुपए का, फिर मैंने किसी को बेच दिया मानो 10,000, 9,000 का, फिर 8,000 का, फिर 7,000 का, फिर 6,000 का, फिर 10 बार बिक गया, तो 55,000 की वैल्यू क्रिएट हो गई यहाँ पर तो। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड गुड को इंक्लूड नहीं करा जाएगा नेशनल इनकम में। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर को सेल्स करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में मैंने मानो वेदांता का शेयर आपको प्रोवाइड करा, एक शेयर है वेदांता का दिया, और उसकी वैल्यू है मानो 400 रुपए है। या मैं एमआरएफ का एक शेयर आपको देता हूँ, तो 1 लाख, 1.5 लाख का शेयर है। तो जो 1.5 लाख का शेयर ट्रांसफर करता हूँ, तो देखो, उस चीज वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। बट जो भी अगर उसमें प्रॉफिट होता है ना, तो वो इंटरेस्टेबल होता है, मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट को लेगी, सर इंटरेस्ट नहीं, टैक्स लेगी। मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब ऐसा क्यों होता है कि बॉन्ड के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर क्यों नहीं लगता? भैया, जब कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करती है, तो तब उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो वैल्यूएशन तो उसमें बढ़ी, बट आप उसमें क्या कर रहे हो, उसको नेशनल इनकम को ऐसा बता रहे हो। जबकि ऐसा नहीं है भाई, नेशनल इनकम का ऐसे तो लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों वो होते हैं, तो क्या पर डे वो अगर नेशनल इनकम का हिस्सा लगे, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा? तो बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में। बस इतना रट्टा मार लो, क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं होता। इसमें कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।